नमस्कार, खेल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश शुक्ला। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में युवा खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी। पुरुषों की 5000 मीटर की T13 श्रेणी में भावेश ने जीता स्वर्ण। वहीं 200 मीटर रेस के T35 श्रेणी में अभिषेक ने और महिलाओं की 200 मीटर T11 और T12 श्रेणी में सिमरन वत्स ने स्वर्ण पदक जीता। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला। जीत के साथ दौरे की शुरुआत करना चाहेगी टीम इंडिया। बारिश के कारण नहीं हुआ था पहला T20 मुकाबला। अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय युवा टीम। अंतिम ग्रुप मुकाबले में नेपाल को 10 विकेट से दी शिकस्त। राज लिम्बानी ने 13 रन देकर लिए 60 विकेट। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में बनाया स्थान। क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स को 4-3 से दी शिकस्त। 2 गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए भारत ने मुकाबले को किया अपने नाम। और आइए खेलों में खबरों की शुरुआत करते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स की खबरों के साथ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पुरुषों की 5000 मीटर की T13 श्रेणी में भावेश ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने 16 मिनट 45.41 सेकंड के साथ पहला स्थान हासिल किया। सौरभ शर्मा ने रजत पदक प्राप्त किया। दिल्ली के रामकरण सिंह ने तीसरा स्थान हासिल करके कांस्य पदक जीता। महिलाओं की F32, F33 और F34 शॉटपुट में महाराष्ट्र की भाग्यश्री जाधव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्होंने 7.60 मीटर तक गोला फेंक कर यह स्थान हासिल किया। यह उनका मौजूदा खेलों में दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले सोमवार को भाग्यश्री ने जैवलिन थ्रो में भी स्वर्ण पदक हासिल किया था। यूपी की दीपिका रानी ने रजत और राज शतान ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों की 200 मीटर रेस के T35 श्रेणी में महाराष्ट्र के अभिषेक ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। अभिषेक ने 29.92 सेकंड के साथ पहला स्थान हासिल किया। दिल्ली के जतिन ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं उत्तर प्रदेश के रवि कुमार ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं की 200 मीटर रेस के T11 और T12 श्रेणी में उत्तर प्रदेश के सिमरन वत्स ने 26.21 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता। आंध्र प्रदेश की ललिता ने रजत और कर्नाटक की ज्योति ने कांस्य पदक हासिल किया। वहीं पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नेहाल गुप्ता ने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पुरुष एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। अपने प्रदर्शन से नेहाल काफ़ी खुश हैं और इन खेलों के आयोजन के लिए वो सरकार को धन्यवाद दे रही हैं। उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता दीपिका महतो ने। Today is day 3 of Khelo India Para Games and we have with us the gold medalist Nehal who just won a stupendous match. Let's talk to him. पूरे स्टेडियम में केवल यही चीयर्स थी, जीतेगा भाई जीतेगा, नेहाल जीतेगा, और नेहाल ने फाइनली गोल्ड मेडल मैच जीती है। कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना सपोर्ट मेरे देख के बहुत अच्छा लग रहा है और दिल्ली में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को बहुत खुशी हो रही, गोल्ड मेडल जीता है। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे अरेंजमेंट के बारे में और जिस तरीके का इनिशिएटिव सरकार ने लिया है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इस बार गवर्नमेंट ने सोचा हमारे लिए भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अरेंजमेंट तो बाकी बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा किया गवर्नमेंट ने हमारे लिए। पैरा गेम्स के पहले सिंगल्स बैडमिंटन कैटेगरी मैच में आपने गोल्ड मेडल तो ले लिया है, लेकिन अब जो खेलो इंडिया है वो आपको और आपके बाकी टूर्नामेंट्स में कैसे मदद करेगी? वो हमें सपोर्ट करेगा और अच्छे से सपोर्ट करेगा। भले कोई भी सपोर्ट हो, फाइनेंशियली सपोर्ट हो या फिर टूर्नामेंट को लेकर सपोर्ट हो, वो हमें सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट। एयरफोर्स के आपके लोग भी सभी देख रहे होंगे और उनको बहुत ही खुशी हो रही होगी कि पहला फ्रेंड्स है वो सब देखते हैं। अच्छा लगता है जब पापा को सुनने में आता है कि आपका बेटा यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो अच्छा लगता है सुन के। मेरा यही गोल है कि ओलंपिक में मेडल अपने नेशन के लिए और भी टूर्नामेंट्स में इंटरनेशनल में मेडल लाना, गोल्ड मेडल लाना,
तो ये मेरा अभी तो है, एम है मेरा। So this was Nehal who was talking about his excitement and cheer level because he has won the first gold medal of the para badminton games singles category and now he is all set to celebrate this victory on a grand level. This is Deepika reporting from IG Stadium with camera person Saurabh Bakshi. तो बिल्कुल किस तरह का माहौल है और क्या कुछ चल रहा है, तीसरे दिन क्या कुछ निकल करके आया, इस पर बात करेंगे। हमारी संवाददाता न्यूज़ रूम से जुड़ रही हैं दीपिका, कैसे देखते हैं इस पैरा गेम्स को जो यहाँ पर जारी है दिल्ली में, और कितना एक्साइटमेंट आपने आज पूरे दिन में देखा और किस तरह की वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट रही? फैंस थे आज स्टेट जो थ्रू आउट चीयर कर रहे थे अपने फेवरेट प्लेयर्स के लिए। निहाल की आपने एक्साइटमेंट देखी कि गोल्ड मेडल जीतने के बाद वो अपनी एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं रोक पाए, वो फैंस के अंदर भी गए स्टैंड्स में और उन्होंने जाके कुछ शटल्स भी उनको बांटी और काफ़ी सारे फैंस नीचे उतर के आए उनका ऑटोग्राफ लेने। तो ये सब हमें यही दिखाता है कि किस तरीके से प्लेयर्स का जो मोराल है, जो मोटिवेशन है, वो और ऊपर जाती जा रही है कि आज वो लोग ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स ही नहीं, ओलंपिक्स की तैयारी करेंगे खेलो इंडिया के माध्यम से। दीपिका, कुछ एक्साइटमेंट्स हमने जेएलएन में भी देखी और जिस तरह से लोग चीयर कर रहे हैं, और हमने वहाँ पर देखा दिव्यांग बच्चे थे जो ब्लाइंड कैटेगरी में खेल रहे थे और वो आप भी वहाँ पर मौजूद थे, तो वो किस तरह का रोमांच था जो आपने वहाँ देखा? आपने कुछ लोगों से बात भी निश्चित तौर पर की होगी, क्या कुछ आपके नज़रिए से वहाँ बदलता हुआ दिखाई दिया और उन एथलीटों के लिए कितना बड़ा पल होगा ये? आपने और हमने सभी ने देखा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स एक अलग ही स्ट्रक्चर है, लेकिन हम जब पैरा गेम्स की बात करते हैं बहुत ही इमोशनल मोमेंट हो जाता है जब आप बिल्कुल कंप्लीटली ब्लाइंड प्लेयर्स को एक एथलेटिक रेस में खेलते हुए देखते हैं। आज वही हम लोगों ने विटनेस किया स्टेडियम के अंदर कि कैसे एक ताली के आवाज़ पर प्लेयर्स अपने कोचेस की सुन रहे थे और उसी के हिसाब से वो परफॉर्म कर रहे थे और इसी के बेसिस पे मेडल भी जीत रहे थे। जब हमने उनसे प्लेयर्स से खिलाड़ियों से बात करी थी, उनकी आंखें भी नम हो गई थी बात करते हुए कि ना ही उनको एक मौका मिल रहा है केवल कि वो लोग आके इस प्लेटफॉर्म पे खेल भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, इतना मीडिया एक्सपोजर भी मिल रहा है उनको, साथ ही साथ वो आने वाले टूर्नामेंट्स, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की काफ़ी कुछ तैयारियाँ कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि कितना मुश्किल है इस प्ले को, इस गेम को खेलना, कम्प्लीटली ब्लाइंड कैटेगरी के प्लेयर्स थे, पार्शली ब्लाइंड कैटेगरी के प्लेयर्स थे, लेकिन उन लोगों की जो ट्रीटमेंट है, उन लोगों की जो ट्रेनिंग है वो इस तरीके की हुई है कि उनका अपने कोच के साथ तालमेल और साथ ही साथ असिस्टेंट प्लेयर्स के साथ भी तालमेल कुछ इस तरीके का बैठा हुआ है कि वो बस एक ताली का इंतजार करते हैं। पूरे स्टेडियम में कितना भी शोर हो उनको केवल सुनाई देता है तो वो एक। लेकिन दीपिका, कितना इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जैसे आपने भी देखा, उन्होंने बात करी, ठीक है पढ़ने के लिए हमारे पास ब्रेन लिपीज हैं, आप वहाँ पे एजुकेशन के हिसाब से ठीक है कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो सब, जब उनके कोचेस कह रहे थे कि आपको सब कमांडिंग पोजीशन में रहता है, आपको कमांड पर बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन बड़ा वो एक्साइट कर रहा था कि वो उतने कदम दौड़ेंगे, वहाँ से वो जंप लेंगे। ये जो तमाम युवा उनके लिए एक अच्छा खासा मैसेज, और उन्होंने ये कहा भी था कि ये हमारे साथ साथ उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है जो इन खेलों को देख रहे हैं कि कभी भी गिव अप नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में हो हौसला ऐसे ही बढ़ा करके रखना, और खेलो इंडिया बनाए इसी मुहिम के तहत है कि जो ग्राउंड से बिल्कुल जुड़े हुए खिलाड़ी हैं उनको नया मंच मिले। बिल्कुल, चैंपियंस बियॉन्ड द बाउंड्रीज जो टैगलाइन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स की इस बार, वो ऐसे गेम्स हमें देखकर बिल्कुल ये याद दिलाते हैं कि ये चैंपियंस बिल्कुल ही बियॉन्ड द बाउंड्रीज, इनके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। हमने देखा है कि हम कभी क्रिप करते हैं कि हमें ट्रेनिंग ऐसी चाहिए या हमें खाना ऐसा चाहिए या हमें न्यूट्रिशन ऐसा चाहिए, लेकिन जब हम पैरा गेम्स की बात करते हैं, जो हम लोगों ने आज विटनेस किया, जो जिस तरीके की उन लोगों की मोटिवेशन थी, जिस तरीके की उन लोगों की डेडिकेशन थी गेम्स के प्रति, वो यही बताता है कि जीतना और हारना तो दो पहलू है ही खेलों के, लेकिन खेलों में पार्टिसिपेट करना वो कितना महत्व रखता है। अभिषेक एक ऐसे एथलीट रहे, महाराष्ट्र से आते हैं अभिषेक जाधव, जिन्होंने 200 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। दीपिका, उनकी आंखें जो थी वो नम हो गई थी स्टेडियम में, जेएलएन में। मैं भी वहाँ था तो मैंने ये पढ़ने की कोशिश करी कि उनके लिए कितना ये भावुक पल था, कितना बड़ा रिकॉग्निशन है, टेलीविज़न में आ रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, सरकार तमाम चीज़ें दे रही है, तो एक उनके लिए पूरा ये कहते हैं कि सपने के साकार होने जैसा था। और उन्होंने माना कि ये यहाँ पर इतना सब कुछ मिल रहा है, इंटरनेशनल एरिना में जब वो जाएंगे, ओलंपिक तक का सफ़र
उनका मकसद था। उनके भाई जो थे वो पुलिस में नौकरी करते हैं और 25 किलोमीटर उनको महाराष्ट्र के गांव से लेकर के शहर तक ट्रेनिंग कराते हैं, फिर ये ज़िंदगी उनकी बदल रही है। यहाँ खेलो इंडिया ऐसा एक मुकाम है उनके लिए। पिछले 9 साल में अगर हम मुकेश देखें तो जो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में वो बिल्कुल बदल चुका है। पहले हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फैसिलिटीज़ की कमी थी, लेकिन आज हमने प्लेयर्स से बात करके यही जाना कि पिछले 9 सालों में हमारे जो शूटर एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं सिफ्थ कौर, जो कि वहाँ पे इनवाइट की गई थी मेडल सेरेमनी के लिए, उन्होंने भी ये बताया कि पिछले 9 सालों में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बदल चुका है कि ना ही केवल जो नॉर्मल और यूथ एथलीट्स हैं वो आगे के लिए और अपनी ओलंपिक्स की तैयारियां कर रहे हैं, पैरा गेम्स के प्लेयर्स को भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बड़े लेवल पे खेलने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता जा रहा है, उनको फैसिलिटीज अच्छी मिल रही है, उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, और काफ़ी प्लेयर्स ने थैंक यू भी कहा गवर्नमेंट को, करंट सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उन्होंने कहा कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी की टॉप स्कीम है और जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अलग अलग स्कीम्स है वो उन्हें किस तरीके से और किस हद तक मदद कर रही है कि वो खेलो इंडिया पैरा गेम एक और बिल्कुल इट इज एडेड फेदर टू देयर हैट कि वो आगे जाके और अपने नए सपने बोल सकते हैं। बिल्कुल दीपिका, ये तमाम रिपोर्ट्स आपने देखी, हमने भी देखी। बहुत भावुक पल था कई एथलीटों के लिए, उनकी आंखें भी नम थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये शुरुआत है उनके लिए। और कुछ लोग जो हार के जा रहे थे वो भी ये मान रहे थे कि ये उनके लिए शुरुआत है और काफ़ी कुछ बदलेगा इन पैरा खेलो इंडिया गेम्स से उनके लिए और देश के लिए निश्चित तौर पर यहाँ से अच्छे एथलीट निकल कर आएंगे। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका। तो यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में देश भर के युवा पैरा एथलीट पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन मनवाने को तैयार हैं। ऐसे ही एक एथलीट हैं पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी शशांक, जो इन खेलों के शुरू होने से काफ़ी खुश हैं। शशांक का कहना है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स ने युवा खिलाड़ियों को एक मंच दिया है। खुद को साबित करने के लिए उनसे खास बातचीत की हमने और ये जानने की कोशिश की। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत हो चुकी है और बैडमिंटन के मुकाबले जारी हैं और शशांक हमारे साथ हैं जो कई मौक़ों पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। कई बार देश के लिए उन्होंने आगे बढ़ कर के गेम्स खेले हैं और कई बार उन्होंने पदक भी जीते हैं। लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है ये पैरा खेलो इंडिया इनके लिए, ये इनॉग्रल जो सेशन है उसको कैसे देखते हैं शशांक? पहली बार पैरा खेल हो रहे हैं यहाँ पर खेलो इंडिया, कितना प्रभावित कर रहे हैं आप लोगों को? देखिए, फर्स्ट टाइम पैरा के लिए खेलो इंडिया ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा डिसीजन है क्योंकि पैरा में बहुत कम ही चांस मिलते हैं स्टेट लेवल प्लेयर्स को और नेशनल लेवल प्लेयर्स को। जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं उनके लिए फुल ईयर का कैलेंडर है, बट वो सभी कैलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पूरे ईयर्स के टूर्नामेंट नहीं खेल सकते हैं। बिगनर्स को किसी के पास व्हील चेयर्स नहीं है तो किसी के पास रैकेट्स नहीं, बट फिर भी वो खेलना चाहते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा उन्होंने किया है कि फर्स्ट टाइम वो पैरा गेम्स ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और इतना अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, उनका सपोर्ट है। वो बहुत अच्छी चीज़ है कि न्यू प्लेयर्स को बहुत हौसला देगा, न्यू प्लेयर्स निकल के आएंगे। वो एक स्टेट के लिए और कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जो बिगनर्स आना चाहते हैं वो हार्डवर्क करके आएंगे, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। सो आई थिंक गवर्नमेंट और सपोर्ट करेगी तो हमारे और भी बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं वो सभी आएंगे। शशांक, अपने बारे में बताएंगे, कहाँ से जर्नी की शुरुआत करी और अभी कहाँ तक का सफ़र तय किया आपने? 1994 में जब मुझे पोलियो हो गया तो देन मैं ट्रीटमेंट के लिए मुझे लखनऊ लाया गया था। लखनऊ के जस्ट बगल में मेरा डिस्ट्रिक्ट है बाराबंकी में, वहाँ मेरा बर्थ हुआ था। देन लखनऊ आने के बाद में फिर मैं इधर ही ट्रीटमेंट चलता रहा इतने सालों तक। 2006 में भी मैं हॉस्पिटलाइज था, उस टाइम भी मेरा ऑपरेशन हो रखा था। तो उधर मैं फिर हमारी फैमिली ने उधर ही रेंट पे रह के ऐसे ऐसे करके मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। 2018 में मैंने पैरा बैडमिंटन स्टार्ट किया। 18 से पहले मैं क्रिकेट खेलता था, बट क्रिकेट में उस टाइम व्हीलचेयर की टीम नहीं थी। सो मुझे फिर बैडमिंटन के बारे में पता चला तो मैंने बैडमिंटन में ट्राई किया। जो मेरा फर्स्ट नेशनल था इसका पैरा बैडमिंटन का, वो मैं जो हॉस्पिटल में व्हीलचेयर यूज़ होती है वो उस पर मैंने थोड़ी सी 10-5 दिन ट्रेनिंग करके मैं गया था खेलने के लिए। उस टाइम मैं सोच के गया था कि अगर इस व्हीलचेयर में मैं नहीं ईजिली कर पा रहा हूँ तो कोई भी नहीं कर पाएगा। उससे पहले मैंने कभी स्पोर्ट्स व्हीलचेयर नहीं देखी थी, इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं देखे थे, इतना महंगा रैकेट नहीं देखा था। देखते हैं प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव को, उन्होंने पहल करी कि आप सभी एथलीट्स को मौका दिया जाए और
खेलो इंडिया शुरू करते हैं तो कैसा विजन देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी? देखिए, उनका जो विज़न है वो काफ़ी आगे का उन्होंने सोच के रखा है और वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है कि वो इतना आगे सोच रहे हैं। वो एथलीट से भी एक कदम आगे उन्होंने सोचा है और उन्होंने जो खेलो इंडिया किया है वो बहुत ही सुपर है। आने वाले टाइम में अभी 100 क्रॉस हुआ है, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट आपका एशियन गेम देखिएगा 200 टच करेंगे और क्रॉस भी करेंगे हम उसको। जैसा कि आपने देखा कि हर एक पैरा एथलीट की यही ख्वाहिश है कि वो इस पोडियम को पूरी तरह से इस्तेमाल करे और ना केवल अपने लिए बल्कि देश के लिए वो आगे बढ़ कर के हर एक कंपटीशन में हिस्सा ले और पदक जीत करके देश का नाम रोशन करे। कैमरामैन सैंथिल के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। अब रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज ज़ुकरबर्ग के सेंट जॉर्ज पार्क में खेला जाएगा। सेंट जॉर्ज पार्क में अब तक केवल 3 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 2 मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है, जबकि गेंदबाजी में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती रही है। युवा जोश से भरी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में मिली जीत की खुशी से लबरेज सूर्य कुमार यादव एंड कंपनी आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 में दमखम दिखाने उतरेगी। पहला मुकाबला बारिश के चलते धुल गया था, ऐसे में दूसरे मुकाबले में टीम को युवाओं से खासी उम्मीद रहेगी, क्योंकि अगर यहां जीत मिली तो सामने वाली टीम पर दबाव अपने आप काम करेगा। भारत ने इस सीरीज में अपने अनुभवी खिलाड़ियों को आराम देते हुए युवाओं को मौका दिया है। अगले साल होने वाले T20 विश्व कप 2024 के मद्देनजर टीम में जगह बनाने के लिए युवाओं के पास अपनी दावेदारी पेश करने का ये एक अच्छा मौका भी है। वहीं दक्षिण अफ्रीका टीम की बात करें तो इस टीम ने हाल ही में वनडे विश्व कप 2023 में अपने बल्लेबाजी ताकत का भरपूर प्रदर्शन किया था। इस सीरीज में भी एडन मार्करम, हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर भारतीय गेंदबाजी की कड़ी परीक्षा लेते दिख सकते हैं। लुंगी एंगिडी के चोटिल होकर बाहर होने से गेंदबाजी पक्ष थोड़ा कमजोर हुआ है। आंकड़ों की बात करें तो दोनों देशों के बीच अब तक कुल 25 अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 13 मैच जीते हैं और दक्षिण अफ्रीका के हाथ 10 जीत लगी है, जबकि इस दौरान 2 मैच बेनतीजा भी रहे हैं। कुल मिलाकर ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ मिली जीत आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी और सीरीज जीतने की उम्मीद को भी बुलंदी देगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं भारत ने अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। तेज गेंदबाज राज लिम्बानी ने 13 रन देकर 7 विकेट लिए, जिसकी मदद से भारत ने नेपाल को 10 विकेट से हराने में सफलता पाई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी नेपाल की टीम 22.1 ओवर में सिर्फ 52 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में हरफनमौला आशिल कुलकर्णी ने नाबाद 43 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत ने सिर्फ 7.1 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया। मलेशिया में खेले जा रहे पुरुषों के जूनियर हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत ने नीदरलैंड्स को 4-3 से हराकर प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। हालांकि इस मैच में नीदरलैंड्स ने शानदार शुरुआत की और खेल के 5वें मिनट में ही पेनल्टी कॉर्नर की मदद से गोल कर स्कोर लाइन को अपने पक्ष में 1-0 से कर लिया। इसके बाद 16वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर की मदद से एक गोल और सामने आया। हालांकि इसके बाद भारतीय टीम ने वापसी का दम दिखाया और 34वें और 35वें मिनट में गोल दागा और स्कोर लाइन को 2-2 से बराबरी पर ला खड़ा किया, जिसमें से एक गोल पेनल्टी स्ट्रोक की मदद से सामने आया। लेकिन 44वें मिनट में नीदरलैंड्स ने पेनल्टी कॉर्नर के माध्यम से गोल कर स्कोर लाइन को फिर से 3-2 से अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन इसके बाद 52वें और 57वें मिनट में भारतीय टीम ने 2 गोल कर मैच को 4-3 से अपने नाम कर लिया। और खेल जगत की तमाम अन्य खबरों को जानने के लिए एक नजर डालते हैं स्पोर्ट्स रैप पर। तमिलनाडु की टीम विजय हजारे ट्रॉफी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तमिलनाडु ने मुंबई को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तमिलनाडु की टीम का अब सेमीफाइनल में सामना हरियाणा की टीम से होगा, जिसने एक अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बंगाल की टीम को 4 विकेट से हराया। मैच में मुंबई ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुंबई की टीम ने 48.3 ओवर में 227 रन बनाए, जिसके जवाब में तमिलनाडु की टीम 43.2 ओवर में 3 विकेट खोकर 229 रन बना लक्ष्य को हासिल कर लिया। वहीं राजस्थान की टीम ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली है।
इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अगले साल जनवरी मार्च में भारत के खिलाफ खेली जाने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 16 सदस्यीय इस टीम में एक नाम ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है और वो नाम है शोएब बशीर का, जो इस सीरीज से अपना डेब्यू करेंगे। बशीर लियाम डॉसन जैसे अनुभवी स्पिनरों को पीछे छोड़कर टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं। इस साल 19 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया है। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार से बारबाडोस में शुरू होने जा रहा है। शनिवार को ही समाप्त हुई 3 मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 1-2 से हार का मुंह देखना पड़ा था। अब टीम टी20 में हार का हिसाब चुकता करना चाहेगी। वनडे विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाने के बाद से वेस्टइंडीज ने अपने खेल में काफी सुधार किया है। अब टीम का पूरा ध्यान अगले साल घर में होने वाले टी20 विश्व कप में दमदार प्रदर्शन करने पर है। आंद्रे रसेल की 2 साल बाद टीम में वापसी से टीम मजबूत हुई है। तुर्की सुपर लीग में सोमवार को एक घरेलू मैच के दौरान अजीब सी अगले साल एक दूसरे के खिलाफ नजर आएंगे। लायनल मेसी के क्लब इंटर मियामी अगले साल सऊदी अरब के दौरे पर 2 मुकाबला खेलेगी, जिसमें से एक मुकाबला क्रिस्टियानो रोनाल्डो के क्लब अल नस्र के खिलाफ होगा। दोनों टीमों के बीच ये मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं पोलैंड की ईगा श्वांतेक ने लगातार दूसरे साल सत्र के आखिर में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करके WTA वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार हासिल कर लिया है। उन्होंने लगातार दूसरी बार ये पुरस्कार अपने नाम करने में सफलता पाई। वो लगातार 2 बार ये खिताब जीतने वाली सेरेना विलियम्स के बाद दूसरी महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई। श्वांतेक ने इस साल 68 मैचों में जीत हासिल की और 11 मुकाबले उन्होंने 11 मैच गंवाए। उन्होंने फ्रेंच ओपन समेत 6 खिताब जीते। पिछले महीने WTA फाइनल्स जीतकर उन्होंने अरेना सबालेंका को नंबर 1 की रैंकिंग से हटाया था। वहीं चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज ग्रुप दौर के मुकाबले खेले जा रहे हैं। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना जर्मन दिग्गज बायर्न म्यूनिख से होगा। ग्रुप 1 के इस मुकाबले में खेल प्रेमियों को एक रोमांचक संघर्ष की उम्मीद है। एक तरफ बायर्न म्यूनिख ने शीर्ष पर रहते हुए अंतिम 16 में जगह बना ली है, वहीं मैन यू की टीम ग्रुप में सबसे नीचे चौथे स्थान पर बनी हुई है। नॉकआउट दौर में स्थान बनाने के लिए उन्हें तो ये ब्रेकिंग खबर आ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित विधेयक यहां पारित हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त नियुक्ति और सेवा शर्तें विधेयक 2023 पारित किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त और ये जो विधेयक है वो राज्यसभा में जो करंट सेशन चल रहा है उसमें पारित किया गया है। ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ आप देख सकते हैं और जान सकते हैं, क्योंकि बड़ी खबर है जो पार्लियामेंट से आ रही है। राज्यसभा से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और सेवा शर्तें विधेयक 2023 को पारित किया गया है। तो सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक के बाद। कुमार आलोक, ये बिल जो पारित हुआ है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के कैसे देखते हैं? इसके पारित होने को लेकर कितना फायदा होने वाला है? देखिए, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट बिल था और आज राज्यसभा में इसे पेश किया गया और इसको पारित भी किया गया। हालांकि इस पर तमाम तरह की बहस हुई, जिसमें कि विपक्ष के नेताओं ने इसमें भाग लिया। कांग्रेस की ओर से बोलते हुए सुरजेवाला ने इस बिल को लेकर के काफी आपत्तियां जताई और तरह तरह के आरोप लगाए इस बिल को लेकर के। लेकिन उसके बाद जब घनश्याम तिवारी बीजेपी के सांसद जब वो बोलने आए तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी रहे नवीन चावला को तमाम जो नियम कानून है उसको धता बताकर कांग्रेस ने उस समय चुनाव आयुक्त उनको नियुक्त किया था। इसके बाद अर्जुन राम मेघवाल जब जवाब देने के लिए आए तो उन्होंने तमाम तरह की जो बातें हैं, जो भ्रांतियां हैं, उसको लेकर के विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। और ये जो चुनाव आयुक्त में जो उनकी चयन समिति जो होगी उसमें एक मेंबर जो होंगे खुद प्रधानमंत्री होंगे, उसके बाद एक मेंबर जो होगा वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा और तीसरा जो मेंबर होगा वो प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड एक केंद्रीय मंत्री होगा। तो ये इस बिल के पास हो जाने के बाद से जो सरकार का ये तर्क था कि 1991 एक्ट जो था चुनाव आयोग का, उसमें बहुत सारी खामियां थी। उसमें चुनाव को लेकर के जी बिल्कुल कुमार आलोक जी, आपने ये जानकारी दी और राज्यसभा से बड़ी खबर निकल करके आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और एक और ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है, लोकसभा से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन बिल लोकसभा में पारित कर लिया गया है। और ये देखिए, ये अभी की जो दूसरी ब्रेकिंग न्यूज है, लोकसभा में गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन बिल लोकसभा से पारित हुआ है।
शैलेंद्र मिश्रा हम जुड़ रहे हैं लोकसभा से। शैलेंद्र, कैसे देखते हैं इस नए बिल के पारित होने को लेकर? देखिए, दो महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में चर्चा के बाद पारित हुए हैं। हम जानते हैं कि आप देखें तो जम्मू कश्मीर से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयक पहले ही जो पारित हुए थे, उसमें जम्मू कश्मीर में आरक्षण से जुड़ा विधेयक था और साथ ही साथ इस जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा विधेयक वो पारित हुआ था। हमने देखा था जब उसमें लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन ये जो दूसरा संशोधन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन लाया गया, ये दरअसल जो हाल ही में एक विधेयक पारित हुआ था इस सत्र से पहले, जिसमें देश की राज्य की विधानसभाओं में और हमने देखा था कि उस विधानसभाओं में और लोकसभा में जो 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने से जुड़ा बिल था वो पारित हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी का उसमें जिक्र नहीं था। तो आज ये विधेयक लाया गया, दो विधेयक, पहला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन दूसरा संशोधन बिल और दूसरा यूनियन टेरिटरी से जुड़ा बिल, जिसके जरिए ये सुनिश्चित किया गया है, इसमें प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में और पुडुचेरी में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। तो यानी देश के बाकी जो राज्यों के जो शैलेंद्र, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और ये दो बिल राज्यसभा और लोकसभा में पारित किए गए, ये अभी तक की दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके आई पार्लियामेंट से। तो इस बुलेटिन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।